हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि मेरे पास ना अभी कल कुछ क्लाइंट्स आए थे और वो मेरे को ये कह रहे थे कि मेरी जो वाइफ है उसने मेरे को ये धमकी दी है कि अगर आप जो है म्यूचुअल कंसेंट में सेटलमेंट एक अमाउंट नहीं दोगे तो मैं जो है आपके खिलाफ जो है फॉल्स केसेस कर दूंगी 498A DV या 125 का। तो मेरे क्लाइंट जिन्होंने कभी पुलिस स्टेशन का मुंह तक नहीं देखा था, आज जो है घबराए हुए थे और मेरे पास आए और मुझसे ये पूछ रहे थे, वकील साहब आप ये बताइए कि ऐसे केसेस की तैयारी कैसे करें, कैसे जो है इन केसेस को रोका जाए या फिर इनको जो है कैसे जो है डिफेंड किया जाए, कैसे जो है इनसे छुटकारा मिलेगा हमको। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ऐसे केसेस कभी रोके नहीं जा सकते। अगर आपको रोकना है केस तो फिर आप जो वो सेटलमेंट अमाउंट मांग रही है उस अमाउंट पे जो है सेटल कर लीजिए, केसेस आपके रुक जाएंगे, आपको कोई लीगल हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है। पर अगर आपको इन केसेस को अच्छी तरह से डिफेंड करना है, चाहे वो फॉल्स 498 हो, 125 हो या डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, इनको अगर आपको अच्छी तरह से डिफेंड करना है, अच्छी तरह से लड़ना है और ये केसेस जीतने हैं आपको, तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए और मैं आपको जो है ऐसी ऐसी जानकारी दूंगा जिससे जो है आपका सारा का सारा स्ट्रेस जो है पूरा दूर हो जाएगा और आपको 1% भी जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी इन केसेस को लेके। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कोर्ट के अंदर जो है एविडेंस ही चलता है और कुछ नहीं चलता। चाहे वाइफ ने जो है आपके खिलाफ 3 केसेस जो है डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, डालने दो। पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये प्रोसेस को आपको समझना है। अगर आपको ये प्रोसेस समझ आ गया ना तो आपको जो है बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि आप जो है सही साइड पे हो, आप जो है सही हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको जो है हैरेस किया जा रहा है, क्योंकि वाइफ जो है किसी और कारण से जो है सेटल नहीं हो पाई अपने घर में और ये सब केसेस जो है डाल दिए। अब उसकी ये है कि उसे जो है शादी से निकलना है। आपको जो है चलो शादी कंटिन्यू करनी है या नहीं भी करनी है तो आपकी कोई गलती नहीं है कि आप जो है उसे जो है इतना सारा पैसा दो या केस को जो है सेटल करो। बिल्कुल भी ना करें ऐसा। अगर आपको ये केसेस सेटल ही करने हैं तो आप वो कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस होती है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो जो है पीसफुल लाइफ चाहता है तो वो सेटल कर लेता है। बट एक चीज़ है, अगर आप सही हो तो बेटर है कि आप उस सच्चाई को जो है कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो। अब ये सच्चाई कैसे जो है प्रेजेंट होगी, क्या क्या तैयारी आपको करनी है इन केसेस से निपटने के लिए, वो मैं अभी आगे आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इन केसेस से घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो उसके बाद जो है अब मैं आपको जो है तैयारी क्या करनी है इन केसेस को जो है पूरी तरह से ख़त्म करने की, इसके बारे में जो है मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो है जितना आपके पास मटेरियल है, देखो जितनी लंबी शादी होगी उतना ज़्यादा आपके पास मटेरियल होगा, जितनी छोटी शादी होगी उसमें भी मटेरियल कुछ ना कुछ होगा। देखिए, आजकल जो है हम डे टू डे लाइफ अपनी रिकॉर्ड करते हैं, वो चाहे हम व्हाट्सएप मैसेजेस पे हो, चाहे हम फोटोग्राफ्स खींचें, हम जो है हर एक इवेंट सेलिब्रेट करते हैं उसकी भी फ़ोटोग्राफ लेते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, सब कुछ करते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी ने ये सब बहुत आसान बना दिया, तो हमें जो है प्रूफ इकट्ठा करना जो है बहुत इजी हो गया है आज की डेट में। तो आपको क्या करना है, शादी की शुरुआत से डे 1 से लेकर जो अब तक का जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, अब ये इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या क्या है, जैसे कि कभी आपने कभी सेलिब्रेशन की हो, कोई सेलिब्रेशन की हो, उसकी जो है फ़ोटोग्राफ्स हो गई, या फिर आपने कोई जो है फैमिली के साथ सेलिब्रेशन की हो, कोई हवन कराया हो घर में, या फिर कभी जो है आप का जो है वाइफ बीमार पड़ी हो या आपका बच्चा बीमार पड़ा हो, वो जो है आपने खर्चा किया हो, आपने टेक केयर की हो, या फिर मैसेजेस जो डे टू डे मैसेजेस होते हैं हस्बैंड वाइफ के व्हाट्सएप पे, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास फ़ोन रिकॉर्डिंग है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो एज एविडेंस। पर प्रॉब्लम क्या होती है, ये सब अभी जो आप देख रहे हो एविडेंस, ये सब अलग अलग होता है। अब इसको जो है आप इकट्ठा करने की सबसे पहले ज़रूरत है आपको। जब आप ये चीज़ इकट्ठा करेंगे, आप इसको जो है एक क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स की तरह जो है एक एक्सेल शीट बना लीजिए बेशक,
उसमें लिख लीजिए और साथ साथ जो है ये चीज़ें अटैच कर दीजिए जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। अब ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपका हो गया डिफेंस एविडेंस, यानी ये तब आपको काम आएगा जब आपका एविडेंस शुरू होगा। वो स्टेज काफ़ी लेट आती है, पर जो रिप्लाई जब आप 125 का फाइल करेंगे या डीवी केस में रिप्लाई फाइल करेंगे तब आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बेल में भी आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हैंडी होगी तो आपके लिए जो है कोर्ट के अंदर केस प्रेजेंट करना बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। पहले तो आपको ये करना है कि ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने साइड की जो आपकी स्टोरी है, ये सारे जो इवेंट्स हुए हैं कि मैं अपनी पत्नी का ख्याल रखता था, जो जो चीज़ें उसकी ख्वाहिशें मैं सारी पूरी करता था, और ये सब इवेंट्स जितने भी हैं आपके पास ये सब इकट्ठा करने शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यही करनी होगी। उसके बाद जो है, अब कुछ इवेंट ऐसे होते हैं जैसे कॉमन सेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं। अब कॉमन सेट ऑफ फैक्ट्स क्या होते हैं कि वाइफ के नॉलेज में भी है, आपके भी नॉलेज में वो फैक्ट्स है। सपोज आपका जो बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, वो आपकी वाइफ और आपके कॉमन नॉलेज में, वो हॉस्पिटल गई, आपने हॉस्पिटल की एडमिशन की फ़ीस दी, बिल क्लियर किया और आप ले गए उसे हॉस्पिटल। ये सब चीज़ें जो है वाइफ के भी नॉलेज में होंगी, आपके भी नॉलेज में होंगी। तो ऐसे फैक्ट्स जो आपको फेवर करते हैं कि आप जो है केयरिंग, आपका केयरिंग एटीट्यूड इसमें जो है नज़र आता है, तो ये फैक्ट्स जो है आपको लिखने हैं कि उसकी भी नॉलेज में हो और आपकी भी नॉलेज में हो। एक फैक्ट्स हो गए सिर्फ आप ही की नॉलेज में हो गए, एक फैक्ट्स हो गई आप दोनों की नॉलेज में हो गए। जनरली मैट्रिमोनियल केसेस में दोनों की नॉलेज के फैक्ट्स ही होते हैं। जो आप अभी इवेंट का कलेक्शन कर रहे थे उसी के अंदर जो है ये फैक्ट्स भी आ ही जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको इकट्ठा करनी पड़ेंगी बिफोर प्रोसीडिंग। कहीं पे भी जाने से पहले आपको ये चीज़ जो है इकट्ठा करके आप कोर्ट में जाइए, अपना केस प्रेजेंट कीजिए। 125 और डीवी में एक और चीज़ मैं आपको एडवाइस करता हूँ। 125 और डीवी में अगर आप वाइफ की इनकम पता कर सकते हैं, उसके बैंक अकाउंट जहाँ जहाँ वो पैसा आता है उसे वो चीज़ें पता कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। सिर्फ बैंक अकाउंट नंबर या उसकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स अगर आपको पता है, इतना काफ़ी है। तब आप जो है सेक्शन 91 CRPC का प्रयोग करके और डिटेल्स आप जो है कोर्ट के रिकॉर्ड में ला सकते हैं। यानी जितना ज़्यादा मटेरियल आप कोर्ट के रिकॉर्ड में लाएंगे उतना ही आपका जो स्टोरी है वो बिलीवेबल लगेगी कोर्ट को, और कोर्ट आपके ही पक्ष में जो है फैसला देगा एंड ऑफ द डे। तो आप जो है जब आप इतना सारा मटेरियल लेके कोर्ट के अंदर जाते हैं तो दूसरी पार्टी को भी पता चल जाएगा कि आपके जो है हाथ पैर पक्के हैं, आप जो है हार नहीं मानोगे, आप जो है इसे अच्छी तरह डिफेंड करोगे और आप जो है ये केसेस जीतने की इंटेंशन से आए हो। आप कोई कॉम्प्रोमाइजिंग की इंटेंशन ही नहीं है इनिशियल स्टेज पे। हाँ, हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ज़रूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ में। मैं ये नहीं कहता कि सेटलमेंट में दिक्कत नहीं है, बट वो होनी चाहिए आपकी टर्म्स पे, कि आप जो है आप जो चाहते हैं उसी टर्म्स पे जो है सेटलमेंट होनी चाहिए। तो यही एक जो है आपके एडवोकेट या लीगल प्रोफेशनल का रोल होना चाहिए कि अगर वो सेटलमेंट करा रहे हैं तो आपकी जो है टर्म्स पे सेटलमेंट हो। ये नहीं कि आपको डराए और आपको कहे कि आपको इतनी मेंटेनेंस देनी पड़ जाएगी, आपको ये करना पड़ जाएगा, आपको वो करना पड़ जाएगा, वो नहीं चलेगा। आपको जो है सही सलाह दे और आपकी जो सेटलमेंट है आपके टर्म्स पे कराए, आपसे कहे कि आपको जो है ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं वो सब चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है, उन स्ट्रैटेजी पे जो है काम करना है। स्ट्रैटेजी पे काम करना ही लीगल प्रोफेशनल का काम है। जजमेंट पास करना, केस को जज करना हमारा काम नहीं है, वो जज का काम है। हमारा काम ये है कि आपको बताए कि करना क्या है आपको इस केस में। चलो आपके ऊपर केस हो गया, कोई बात नहीं, पर आपको करना क्या है एंड ऑफ द डे, आपको क्या चीज़ है जो केस जो है आपको जिता दे, आपको जो है सेटलमेंट भी करवाए तो आपकी टर्म्स पे कराए। तो ऐसी क्या चीज़ होती है, तो यही हमारा गोल होता है कि आपको जो है ऐसी चीज़ों पे एडवाइस करें। कई लीगल प्रोफेशनल जब भी आप किसी एडवोकेट के पास जाते, कभी बहुत सारे लीगल प्रोफेशनल्स एडवोकेट्स आपको ये एडवाइस करते हैं आप अपना सैलरी कम दिखा दो, आप अपना घर बेच दो, आप अपनी नौकरी छोड़ दो। ये बहुत गलत एडवाइस जो है देते हैं लोग, और इसकी वजह से जो है आपको प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कोई प्रॉपर्टी है वो कहेंगे कि आप ये प्रॉपर्टी बेच दो। अरे जब आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, केस वाइफ ने फाइल किया है, वाइफ दिखा देगी कि ये जो है केस फाइल करने के बाद बेची है आपने प्रॉपर्टी, तो सीधा सीधा यही लगेगा कि आपने आफ्टर थॉट में काम किया है।
और उसका पैसा भी तो आप ही के अकाउंट में आएगा अगर आप प्रॉपर्टी बेच देते हो। सैलरी आप कम कैसे दिखाओगे? सब आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 3 साल की लगेंगी, सैलरी अचानक से कम कैसे हो सकती है? और अचानक से आप जो है जॉब कैसे रिज़ाइन कर सकते हो? तो ये सब चीज़ें ना कोर्ट को उल्लू बनाने वाली चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें बिल्कुल भी मत कीजिए कि अपनी सैलरी कम दिखा दी, अपने जो है बैंक अकाउंट डिटेल छुपा दिए, ये सब चीज़ें जो है ना मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। आपको जो है सच ही दिखाना है कोर्ट को, और जो आपके साइड का वर्जन है वो अच्छी तरह प्रेजेंट करना है, तभी जो है दूसरी पार्टी भी लाइन पे आएगी। उसे भी पता है कि आपके पास कितना एविडेंस है, और उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, फिर भी वो केस जो है कई सालों से करे जा रही है, लड़े जा रही है, और एंड ऑफ द डे उसे भी पता है कि वो ये केस हार जाएगी, फिर भी वो जो है उस केस को कंटिन्यू कर रही है, या फिर वो सेटलमेंट पे आएगी या फिर वो केस लड़ेगी, क्योंकि उसे भी पता है कि वो हार जाएगी, उसकी भी हिम्मत टूटने लग जाएगी धीरे धीरे। और उसके बाद जो है आप अपनी टर्म्स पे जो है ऐसे केसेस सेटल कर सकते हो, पर तब तक के लिए आपको ये जो मैंने आपको तैयारी बताई है ये चीज़ कीजिए। अब दोस्तों एक मेरे को आपसे शिकायत ये है कि आप वीडियो तो देख रहे हो पर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो, और प्लीज़ जो है कमेंट कीजिए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो और आपके साथ अभी क्या हो रहा है। मैं ट्राई करूँगा कि एक एक कमेंट का रिप्लाई देने की, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।